ग्रांट सबेटियर की वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसी रणनीति बताती है जो आपको इतना धन बनाने में मदद करेगी कि आप अपने निवेश के ब्याज पर जी सकें और काम करने की मजबूरी से मुक्त हो जाएं। चाहे आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति या आय कुछ भी हो, इस रणनीति से आप वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं और जल्दी और खुशहाल रिटायरमेंट ले सकते हैं। क्या आप अपने जीवन के सबसे अच्छे साल एक बेजान चारदीवारी में फंसे हुए बिता रहे हैं? क्या आप पैसे बचाने या महीने का खर्च चलाने में संघर्ष करते हैं? शायद आप कर्ज से दबे हुए हैं और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। ठीक ऐसा ही महसूस किया था युवा ग्रांट सबेटियर ने जब वह 24 साल के थे। सिर्फ 5 साल बाद उन्होंने खुद को कभी भी काम करने की जरूरत से आजाद कर लिया। ग्रांट ने यह सब जुआ खेले बिना या कोई बड़ी विरासत पाए बिना हासिल किया। उन्होंने एक वित्तीय रणनीति विकसित की जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए और वे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहे। इस सारांश में हम ग्रांट की रणनीति जानेंगे ताकि आप वित्तीय स्वतंत्रता का अपना रोड मैप बना सकें। आप जानेंगे कि आइंस्टीन ने किसे दुनिया का 8वां अजूबा माना था, क्यों धन बनाने की बात आती है तो बजट उतने मददगार नहीं होते, और कैसे एक युवा $5 के कुत्ते घुमाने से करोड़पति बनने वाला है। नंबर 1, वित्तीय आजादी पाने के लिए आपको सामाजिक नियमों को तोड़ना होगा। अगस्त 2010 में लेखक ग्रांट सबेटियर अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। 24 साल की उम्र में वह बेरोजगार थे और माता पिता के साथ रह रहे थे। उन्होंने 3 साल तक कड़ी मेहनत की, अपने जीवन के करीब 5000 घंटे, और बैंक में सिर्फ $2.26 के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब ग्रांट ने हिसाब लगाया तो समझ आया कि उस जैसे अमेरिकी युवा के लिए बचत करना इतना मुश्किल क्यों है। महंगाई को देखते हुए उनकी पीढ़ी की औसत आय उनके माता पिता से आधी से भी कम थी और ऊपर से स्टूडेंट लोन भी चुकाने थे। अगर ग्रांट 40 साल तक 9 से 5 की नौकरी करते तब भी आराम से रिटायर होने की कोई गारंटी नहीं थी। यह एक जागृति का क्षण था। अगर ग्रांट आधुनिक कार्यस्थल की उबाऊ दिनचर्या और अनिश्चितता से बचना चाहते थे तो उन्हें कुछ बिल्कुल अलग करना होगा। 2010 के उस यादगार दिन पर उन्होंने फैसला किया कि वह अपने जीवन का बेहतरीन हिस्सा किसी चारदीवारी में गुलामी करते नहीं बिताना चाहते। तो उन्होंने अपने लिए एक असाधारण लक्ष्य तय किया। वह $12,50,000 बचाएंगे जिससे वह जल्द से जल्द रिटायर हो सकें। इस तरह उनके पास अपना आदर्श जीवन जीने के लिए पर्याप्त समय होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें वह सांचा तोड़ना था जिसमें उनका परिवार और दोस्त ढले हुए थे। ग्रांट ने वित्त के बारे में हर संभव जानकारी हासिल करके शुरुआत की और पैसे के बारे में अपनी सोच बदली। यह चिंता करने लायक कोई सीमित संसाधन नहीं था। यह एक ऐसा उपकरण था जिससे वह और अधिक धन पैदा कर सकते थे। इस नए ज्ञान से लैस होकर ग्रांट ने अपना बचत लक्ष्य हासिल करने की एक रणनीति विकसित की। उनकी योजना में पूर्णकालिक नौकरी, 2 साइड बिजनेस शुरू करना और शेयर बाजार में निवेश करना शामिल था। यह जीने का एक कठिन तरीका था जिसमें त्याग करना पड़ता था। लेकिन 2015 तक ग्रांट की संपत्ति $2.26 से बढ़कर $10 लाख से अधिक हो गई थी। उनकी बचत इतना ब्याज पैदा करती थी कि वह बिना काम किए भी आराम से रह सकते थे। उन्होंने मात्र 5 वर्षों में वित्तीय आजादी हासिल कर ली थी। आप भी ग्रांट की रणनीति अपनाकर वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं, जिसे हम अगले चरणों में समझेंगे। इसमें कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता चाहिए, लेकिन आज आप जो समझौते करेंगे उनसे आपको भविष्य में सालों की आजादी मिलेगी। नंबर 2, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम यह है कि आप सालाना कितना पैसा खर्च करते हैं इसकी गणना करें। आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। चक्रवृद्धि ब्याज आपके पैसे का मूल्य समय के साथ बढ़ाता है, भले ही आप अपने निवेश खाते में एक पैसा भी न जोड़ें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके खाते में हर रुपया ब्याज पैदा करता है। अगर आप वह ब्याज निकालते नहीं हैं तो वह अपना ब्याज पैदा करता है, यानी आपको मुफ्त पैसा मिलता है। जब लेखक ग्रांट ने $12,50,000 बचाने का फैसला किया तो यह सिर्फ करोड़पति कहलाने के लिए नहीं था। यह वह न्यूनतम राशि थी जिसे निवेश करके वह चक्रवृद्धि ब्याज से आराम से जी सकता था। उन्होंने हिसाब लगाया कि उन्हें हर साल कितने पैसे चाहिए और फिर उसी के आधार पर अपना बचत लक्ष्य तय किया। हम सभी का अपना जीवन जीने का नजरिया अलग है,
इसलिए बचत लक्ष्य के लिए कोई एक सार्वभौमिक संख्या नहीं है। ग्रांट ने हिसाब लगाया कि शिकागो में आराम से रहने के लिए उन्हें सालाना $50,000 चाहिए। लेकिन आप कैसे और कहाँ रहते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। अपना बचत लक्ष्य तय करने के लिए अपने मौजूदा खर्चों जैसे किराया, लोन, टैक्स, बिजली पानी, बीमा, यात्रा, शिक्षा, खाना और मनोरंजन को देखें। पता लगाएं कि आपके सभी सालाना खर्चों को पूरा करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। फिर अपनी भविष्य की योजनाओं को भी इसमें शामिल करें, जैसे बच्चे पैदा करना, घर बड़ा लेना या ज्यादा महंगे इलाके में जाना। अब अपने कैलकुलेटर से सालाना खर्च को 4% से भाग दें। जो आंकड़ा आएगा वह आपका मूलधन होगा, यानी वह रकम जिसे आपको कंपाउंडिंग अकाउंट में इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप ब्याज से आराम से जिंदगी जी सकें। तो 4% ही क्यों? यह चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग ब्याज से जीने के लिए सबसे अच्छा अनुपात है। ज्यादातर निवेश पर 7% ब्याज मिलता है, तो अगर आप सिर्फ 4% खर्च करें तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा और महंगाई का भी हिसाब रहेगा। इससे आपका मूलधन सुरक्षित रहेगा और हर साल आपको आमदनी देता रहेगा। अगर आपका बचत लक्ष्य बहुत बड़ा लगे तो घबराएं नहीं। जब आप इसे समय के साथ छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे तो यह ज्यादा संभव लगेगा। याद रखें, आप एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसमें कुछ साल लगेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू रास्ते में आपकी मदद करेगा। नंबर 3, अपनी वित्तीय योजना शुरू करने से पहले आपको अपनी शुरुआती स्थिति समझनी होगी। चाहे आप छुट्टी पर कहीं जा रहे हो, नया व्यवसाय शुरू कर रहे हो या माता पिता बन रहे हो, हर यात्रा का एक शुरुआती बिंदु होता है। वित्तीय आजादी के रास्ते पर वह शुरुआती बिंदु आपकी नेटवर्थ है, यानी आपका कुल वित्तीय मूल्य। वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपकी नेटवर्थ सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी वित्तीय रणनीति का मार्गदर्शन करेगा। यह संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है, जो बताता है कि बचत लक्ष्य तक पहुंचने में कितना रास्ता बाकी है। इसके बिना आप बिना पतवार की नाव जैसे हैं। अपनी नेटवर्थ की गणना करने के लिए पहले अपने एसेट्स को देखें। एसेट्स वे चीजें हैं जिनका मौद्रिक मूल्य है, जैसे बैंक खातों और पेंशन फंड में पैसा। ऐसी हर चीज की सूची बनाएं जो आपके पास है और जिसकी कीमत $100 से ज्यादा है। लिखें कि अगर आप हर चीज बेचें तो उससे कितना पैसा मिलेगा। अगर आपने अपना $500 का सोफा बेचा तो आपको शायद $60 मिलेंगे। अपनी कार, रियल एस्टेट, कलाकृति और गहनों सहित सब कुछ शामिल करें। अपने बैंक बैलेंस और अनुमानित बिक्री मूल्यों का कुल जोड़ें। ये आंकड़ा आपकी एसेट्स दर्शाता है। अब अपनी लायबिलिटीज की गणना करें। लायबिलिटीज वह राशि हैं जो आपको चुकानी होती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से लेकर मॉर्गेज और स्टूडेंट लोन तक। अपने सभी कर्जों की सूची बनाएं, फिर कुल देय राशि जोड़ें। यह आंकड़ा आपकी लायबिलिटीज को दर्शाता है। अब अपनी लायबिलिटीज को अपनी एसेट्स से घटाएं। परिणाम आपकी नेटवर्थ है। अगर आपकी नेटवर्थ नेगेटिव नंबर है तो घबराएं नहीं। लेखक ग्रांट पर $20,000 का क्रेडिट कार्ड कर्ज था जब उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू की। अपने कर्ज को अपने बचत लक्ष्य में जोड़े। जब ग्रांट ने ऐसा किया तो उनका $12,50,000 का लक्ष्य $12,70,000 हो गया। अगर आपकी नेटवर्थ एक पॉजिटिव नंबर है तो ये बहुत अच्छी खबर है। एसेट्स से मिलने वाली आय को बचत लक्ष्य से घटाएं, जैसे प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया। इस पैसे को तुरंत निवेश करें ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्य के करीब पहुंचें। हर दिन 5 मिनट अपनी नेटवर्थ पर नजर रखें। शुरू में यह बोझ लग सकता है, पर जैसे जैसे धन बढ़ेगा यह आपको बचत के लिए प्रेरित करेगा। नंबर 4, अपने खर्च का मार्गदर्शन करने के लिए पता लगाएं कि हर चीज के लिए आप अपने जीवन का कितना समय खर्च कर रहे हैं। संभावना है कि आप हर दिन छोटी छोटी सुख की खरीदारी करते हैं, जैसे ऑफिस जाने से पहले सुबह की कॉफी। अक्सर ये छोटी आदतें ज्यादा खर्च नहीं बढ़ाती और आपके दिन में खुशी लाती हैं। लेकिन जब आप वित्तीय आजादी की ओर बढ़ रहे हों तो आपको अपनी खरीदारी के मूल्य को देखने का तरीका बदलना होगा। किसी वस्तु की असली कीमत उसका टैग प्राइस नहीं है। यह वो घंटे हैं जो आपको उसे खरीदने के लिए काम करने पड़ते हैं। और याद रखें, टैग प्राइस में टैक्स शामिल है, लेकिन आपकी हाथ में आने वाली सैलरी में नहीं। वह $3 की कॉफी खरीदने के लिए आपको वास्तव में टैक्स से पहले $4 कमाने होंगे। कॉफी जैसी छोटी चीजों पर हफ्ते के $15 शायद बड़ी बात ना हो,
लेकिन उस नए कपड़े, छुट्टी या कार के बारे में क्या? उसके लिए आपको डेस्क पर कितने घंटे बिताने होंगे? और पैसे निवेश करने के बजाय उस खरीदारी से आप चक्रवृद्धि ब्याज में क्या खो रहे हैं? एक बार जब आप वस्तुओं को अपने जीवन के घंटों के रूप में देखने लगें, तो वे आपको अधिक महंगी लगने लगेंगी। खरीदारी पर अपना नजरिया बदलने का मतलब यह नहीं कि आपको चीजें खरीदना बंद करना है। आपको बस यह समझना है कि आपकी खरीद की वास्तविक कीमत क्या है, ताकि आप तय कर सकें कि वह इसके लायक है या नहीं। इसके लिए आपको अपनी प्रति घंटा आय की गणना करनी होगी। आसान है ना? निश्चित रूप से आप बस अपनी साप्ताहिक आय को काम के घंटों से विभाजित करते हैं। वास्तव में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को कम आंक रहे हैं। उन सभी घंटों का क्या जो आप काम से जुड़ी चीजें करने में बिताते हैं, जिनके लिए आपको पैसे नहीं मिलते, जैसे आना जाना, कपड़े इस्त्री करना, काम के बाद के समारोहों में जाना या तनाव कम करना। जब आप इस समय को भी गिनते हैं तो आपकी प्रति घंटा दर काफी कम हो सकती है। एक बार जब आप जान लेंगे कि आप प्रति घंटे कितना कमाते हैं, तब आप हर खरीद की असली कीमत समझ पाएंगे। इस आंकड़े को संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने से आवेग में खरीदारी कम होगी। इसके बजाय आप उस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सोच सकते हैं जो आपके निवेश खाते में जमा होगा और आपको जल्दी रिटायरमेंट की ओर ले जाएगा। नंबर 5, आवास, परिवहन और भोजन खर्च में कटौती करने से आपकी बचत काफी बढ़ जाएगी। बजट कुछ हद तक आहार जैसे होते हैं। हर दुकान और ऑनलाइन स्टोर में छिपे प्रलोभन के साथ इन्हें तोड़ना आसान है, और जब आप इन्हें तोड़ते हैं तो आप इतने दोषी महसूस करते हैं कि अक्सर पूरी तरह हार मान लेते हैं। बजट के साथ दिक्कत यह है कि वे आपको यह एहसास दिलाते हैं कि पैसा कम है, क्योंकि वे आपको हर पैसे का हिसाब रखने के लिए मजबूर करते हैं। पर बजट वास्तव में बचत में मदद नहीं करते, क्योंकि छोटी बचत बड़े खर्चों के सामने फीकी पड़ जाती है। बचत बढ़ाने और खर्च नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है इन बड़े खर्चों पर ध्यान देना, और इसका मतलब है बिग 3 पर एक नजर डालना। औसत अमेरिकी परिवार अपनी आय का लगभग 60% 3 मुख्य क्षेत्रों पर खर्च करता है: आवास, ट्रांसपोर्ट और भोजन। 2016 में यह लगभग $35,000 सालाना था। अगर परिवार इसे घटाकर 30% कर दें तो उन्हें निवेश के लिए हर साल $17,500 अतिरिक्त मिलेंगे। 20 साल की निवेश अवधि में ये राशि बढ़कर आश्चर्यजनक $8,35,000 हो जाएगी। ठीक है, तो आप बिग 3 खर्चों में कैसे कटौती कर सकते हैं? आइए नंबर 1 से शुरू करते हैं, आवास। अधिकांश अमेरिकी अपनी आय का 1/3 हिस्सा घर पर खर्च करते हैं, पर आपको ऐसा करना जरूरी नहीं। जहां संभव हो छोटे घर में जाएं या कुछ समय के लिए सस्ते इलाके में रहें। कुछ साल सस्ते घर में रहने से आपकी बचत को काफी बढ़ावा मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्ट। कार रखना एक और बड़ा खर्च है, और सिर्फ खरीद या लोन ही नुकसान नहीं पहुंचाता। सालाना 15,000 मील चलने पर गैस, रखरखाव और बीमे में अतिरिक्त $8,000 खर्च होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार शेयरिंग इन अतिरिक्त खर्चों से बचने का अच्छा तरीका है। अगर ये आपके लिए सही नहीं तो मोपेड या स्कूटर पर विचार करें। ये न सिर्फ कार से सस्ते हैं बल्कि मजेदार और स्टाइलिश भी हैं। और तीसरे बड़े खर्च, खाने पीने में कैसे कटौती करें? शुरुआत में कुछ ऑनलाइन दुकानें नियमित ऑर्डर पर छूट देती हैं। इसका फायदा उठाने के लिए घर में हमेशा इस्तेमाल होने वाली चीजों की लिस्ट बनाकर छूट वाली साइट से ऑर्डर करें, और बाहर खाते समय प्रमोशनल ऑफर्स का फायदा उठाएं और नल का पानी ही पिएं। अपने बिग 3 खर्चों को कम करके आय का कम से कम 25% बचाने का लक्ष्य रखें। इससे आपके बचत लक्ष्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। नंबर 6, सक्रिय रूप से अपनी नौकरी की तनख्वाह को बेहतर बनाने के तरीके खोजें, ताकि आप जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पा सकें। हम में से कई लोगों के लिए कार्यस्थल एक ऐसा द्वीप है जहां हम सप्ताह में 5 दिन जाते हैं। जब हम वापस आते हैं तो हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते। भले ही हम अपने काम से प्यार करते हों, हम अपना कीमती समय अपनों के साथ और अपने शौक पूरा करने में बिताना चाहते हैं। यह सोच पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन जब हम अपनी नौकरी को अलग देखते हैं, न कि धन बनाने की रणनीति के रूप में, तो हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेंशन फंड को देखना चाहिए। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है
कि आपकी कंपनी आपको एक तय रकम तक मुफ्त पैसे देगी, यानी आप इसमें जो भी एक्स्ट्रा पैसे डालेंगे उतने ही पैसे कंपनी भी डालेगी। लेकिन इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। जब भी आप अपने पेंशन फंड में पैसे डालते हैं तो वह रकम टैक्स लगने से पहले आपकी सैलरी से काट ली जाती है। इससे आपकी कुल टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। और क्योंकि आपका पेंशन फंड आपकी संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए यह आपके बचत लक्ष्य में भी मदद करता है। दूसरा तरीका जिससे आप अपनी तनख्वाह को बेहतर कर सकते हैं वह है वेतन वृद्धि के लिए पूछना। यह डरावना या शर्मनाक भी लग सकता है, लेकिन अगर आप अपना अनुरोध सही तरीके से रखें तो आप इस असहजता को काफी कम कर सकते हैं। सबसे पहले यह पता करें कि दूसरी कंपनियां आपकी जैसी पोस्ट वाले कर्मचारियों को कितनी सैलरी दे रही हैं। ऑनलाइन जॉब विज्ञापन इसमें आपकी मदद करेंगे। फिर कंपनी के लिए अपनी वैल्यू के बारे में सोचें। आप अपनी पोस्ट से हटकर कौन सी जिम्मेदारियां निभाते हैं? आपने कंपनी के नतीजों में क्या योगदान दिया है? एक बार जब आप अपना होमवर्क कर लें तो सही समय चुनें। आपका बॉस परफॉर्मेंस रिव्यू से पहले या फाइनेंशियल साल के आखिर में जब नए बजट बन रहे होते हैं, तब आपकी वैल्यू के बारे में सोच रहा होगा। सैलरी बढ़ाने की अपनी रिक्वेस्ट पैसे की रकम के बजाय परसेंटेज में बताएं। 10% $5,000 से कहीं ज्यादा आसान लगता है, इसलिए आपके बॉस के सहमत होने की संभावना ज्यादा होगी। अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज करने का तीसरा और आखिरी तरीका यह देखना है कि क्या आप रिमोटली काम कर सकते हैं। इससे आपका आने जाने का समय और खर्च बचता है और आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। 2016 की गैलप स्टेट ऑफ द अमेरिकन वर्कप्लेस रिपोर्ट के अनुसार जो कर्मचारी हफ्ते में 3 से 4 दिन रिमोटली काम करते हैं, उनका एंगेजमेंट लेवल सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि घर से काम करने से आपकी कंपनी को भी फायदा होता है। नंबर 7, साइड बिजनेस शुरू करके अपनी आय बढ़ाएं। मिलिए मैट से, शिकागो के एक फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर। मैट को अपनी नौकरी पसंद है, जिससे उसे सालाना $55,000 मिलते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मात्र 25 साल की उम्र में मैट अपने 30वें जन्मदिन तक $1.5 मिलियन बचाने की राह पर है। यह सब उसके कुत्ता घुमाने के व्यवसाय की वजह से, जो उसने सिर्फ 3 साल पहले शुरू किया था। पैसों की तंगी झेल रहे छात्र के रूप में मैट ने कुत्ते घुमाने के $5 प्रति वॉक लेना शुरू किया। शुरू में वह हफ्ते में सिर्फ 10 कुत्ते घुमाता था, लेकिन फिर पड़ोस में और कुत्ते आ गए। उसका व्यवसाय इतना बढ़ गया कि मांग पूरी करने के लिए उसे लोगों को नौकरी पर रखना पड़ा। अब मैट के पास 9 से 5 की नौकरी के सभी फायदे हैं और साथ में एक साइड बिजनेस जो उसे हर साल $2 लाख अतिरिक्त कमाई देता है। अब आपकी बारी है इसका अनुसरण करने की। साइड बिजनेस होना वित्तीय आजादी पाने का एक जरूरी हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे आपकी नौकरी कितनी भी अच्छी हो, आप सिर्फ अपने समय के बदले एक तय आय ही कमा पाएंगे। लेकिन आप मैट की तरह एक ऐसा साइड बिजनेस बना सकते हैं जो बहुत कम मेहनत में आपके लिए पैसा कमाए, यानी पैसिव इनकम। जब आप अपना साइड बिजनेस चुनें तो रणनीतिक रहें। चूंकि आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अपना फ्री टाइम देना होगा, तो ऐसा काम चुनें जो आपको पसंद हो। कुछ ऐसा खोजें जो आपकी रुचियों और कौशल से मेल खाता हो। इससे आप इसमें लंबे समय तक बने रहेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट तैयार हो जाने पर अपने संभावित प्रतिस्पर्धियों का अध्ययन करें। जब मैट ने डॉग वॉकिंग शुरू की, उसके आसपास सिर्फ कुछ ही प्रतियोगी थे। मैट ने हर रेफरल पर एक फ्री वॉक ऑफर करके अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाई। अगर आपको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती, तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट या सेवा की मार्केट में कोई मांग न हो, या फिर हो सकता है कि आपने कोई बेहतरीन आइडिया खोज लिया हो। अपना बिजनेस लॉन्च करके देखने से न डरें कि यह चलता है या नहीं। ज्यादातर लोगों को सफल बिजनेस पाने से पहले कई बार प्रयास करने पड़ते हैं। बस शुरुआती लागत कम रखें ताकि पैसे खोने का जोखिम कम हो। और याद रखें, कमाई को बढ़ाने के लिए अपने साइड बिजनेस से मिले सारे पैसे अपने निवेश खाते में डालें। इस तरह आप चक्रवृद्धि ब्याज का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। नंबर 8, सबसे अच्छी वित्तीय रणनीति भी तभी काम करती है जब आप इसे अमल में लाएं। लेखक की वित्तीय आजादी की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। लेकिन अग्रणी बनना कोई आसान काम नहीं है। ग्रांट ने 2010 में मंदी के कारण अपनी नौकरी खो दी।
इससे पहले वे दोस्तों के साथ शनिवार को शराब पीते और दोपहर का खाना खाकर झपकी लेते थे। पर अपना बचत लक्ष्य पाने के लिए उन्हें इसे हर 2-3 महीने तक सीमित करना पड़ा और बाकी समय साइड बिजनेस में लगाना पड़ा। जब आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं तो आप धारा के विपरीत जा रहे होते हैं। आपके परिवार और दोस्त कह सकते हैं कि आप नहीं जानते क्या कर रहे हैं, आप आम सलाह को ठुकरा कर मूर्खता कर रहे हैं। इससे आप हिचक सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप तुरंत शुरुआत करें। अगर आप वित्तीय चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको साहस दिखाकर शुरू करना होगा, भले ही आप तैयार ना हों। बेशक, जब आप जीवन में बड़ा बदलाव कर रहे हों तो टाल मटोल करना स्वाभाविक है। शुरू करने से पहले हमेशा कोई किताब पढ़ सकते हैं या कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जितने दिन आपका पैसा चक्रवृद्धि नहीं होता, आप धन खो रहे हैं और वित्तीय स्वतंत्रता पाने में समय बढ़ा रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आप शुरू करें। आज ही अपने HR डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेकर उन कंट्रीब्यूशन मैचिंग स्कीम्स के बारे में बात करना शुरू करें, या एक चक्रवृद्धि निवेश खाता खोलें और पहली जमा राशि डालें, भले ही वह सिर्फ $100 ही क्यों ना हो। अगर कुछ नहीं तो बस 1 घंटा बिजनेस आइडिया पर विचार करने के लिए निकालें और यह न सोचें कि शुरू करने से पहले आपको सब कुछ जानना जरूरी है। सच्चाई यह है कि आप गलतियां करेंगे, हर कोई करता है। यह सीखने की यात्रा का हिस्सा है। आप कैसे भी शुरू करें, आपको लंबे खेल के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। ग्रांट को अपना बचत लक्ष्य पाने में 5 साल लगे। आपको और भी समय लग सकता है। यह आपकी नेटवर्थ और आपके साइड बिजनेस कितने फायदेमंद है, इस पर निर्भर करता है। लक्ष्य पर टिके रहने का मतलब है दोस्तों और पार्टनर समेत कई लोगों को ना कहना। लेकिन कुछ सालों के आलसी वीकेंड छोड़ने से भविष्य में दशकों का खाली समय मिल सकता है। अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। लंबे समय में यह सारी मेहनत सार्थक होगी। निष्कर्ष: सिर्फ अपनी सैलरी का 5% रिटायरमेंट फंड में डालने से आपका वित्तीय भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। बड़ी सैलरी वाले लोग भी ज्यादा खर्च या गलत निवेश के कारण काम से आजादी नहीं पा पाते, और हम बाकी लोग ऑफिस में घंटों काम करते हैं उस भविष्य का सपना देखते हुए जब हमारा समय हमारा अपना होगा। लेकिन हर कोई अभी से पैसे का पूरा फायदा उठाना शुरू कर सकता है। अपनी कमाई को बेहतर बनाने, खर्चों को संभालने और सही निवेश करने के लिए इन सबक को अपनाएं। यही वित्तीय आजादी पाने का सफल फॉर्मूला है। ठीक है, इस सारांश के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।